हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हम। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से कार्बन से बने हुए यौगिक जो हैं उनका नामकरण किया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये पहले हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं और हाइड्रोकार्बन के बाद अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक हैं उनको हमने मूलतः दो भागों में बांटा है, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला का मतलब है जिसमें कार्बन के साथ जुड़ता है और इसमें कोई भी एक कार्बन पहला हो सकता है और कोई भी एक अंतिम हो सकता है। आप चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, कोई ना कोई पहला कार्बन मिलेगा और कोई ना कोई आपको अंतिम कार्बन मिलेगा। इसमें दो किनारे मौजूद होते हैं और इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की जो श्रृंखला है उसे हम कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। और दूसरे वो होते हैं जिनमें 3, 4, 5, 6 कार्बन आपस में एक बंद संरचना बनाते हैं, जिसमें उनकी संरचना में सिर्फ कार्बन ही हो सकता है या फिर कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य यौगिक भी, अन्य परमाणु भी हो सकता है, लेकिन वो एक बंद चक्र का निर्माण करते हैं। ये चक्र त्रिचक्रीय हो सकता है, चतुष्चक्रीय हो सकता है, पंचचक्रीय हो सकता है, 6 चक्रीय हो सकता है। मतलब उनके एक चक्र में, एक रिंग में कितने कार्बन परमाणु हैं या कार्बन और अकार्बनिक दोनों कितने परमाणु मौजूद हैं उनके रिंग में, ये 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। वो दोहरा रिंग बना लेते हैं, 13 रिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एकल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के साथ, और शेष जो संरचना होती है वो उनके दोस्त, परम मित्र, कार्बन का बचपन का साथी, लंगोटिया यार, कुछ भी कह सकते हो, और वो है हाइड्रोजन जो बखूबी इसके साथ रहता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो बॉन्डिंग है कार्बन की, कहीं पर 2 होती है, कहीं पर 1 होती है, ये इन्हें अलग अलग प्रकार में विभाजित करती है, लेकिन वो थोड़ा आगे की चीज है। ठीक है, दूसरा होता है कार्बन कार्बन के साथ इस तरीके से आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करने के बाद फिर इनका वही पुराना लंगोटिया या हाइड्रोजन मिल जाता है और इस तरीके से ये एक बंद श्रृंखला यौगिक भी निर्मित करते हैं। तो मूलतः इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इस तरह से जो भी यौगिक हैं उन्हें खुली श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरे होते हैं चक्रीय यौगिक या साइक्लिक यौगिक। ठीक है, इन्हें हम चक्रीय यौगिक या साइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो दो पार्ट हो गए, एक एरोमेटिक, दूसरा साइक्लिक। एरोमेटिक और साइक्लिक। ठीक है, अब जो साइक्लिक हैं उनके बारे में हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं और जो एरोमेटिक हैं इनके बारे में भी बता चुके हैं, पूर्व परिचय आपको मिल चुका है। तो हम अपने कोर्स के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम यहां पर खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को पढ़ेंगे। ठीक है, खुली श्रृंखला यौगिक। क्योंकि हमें अपने कोर्स में जिन यौगिकों से प्राथमिक पाला पड़ता है, शुरुआती पाला पड़ता है, वो खुली श्रृंखला यौगिक हैं और ये खुली श्रृंखला यौगिक अर्थात एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, अब एलिफैटिक यौगिक जो होते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त कौन है? देखो, कार्बन 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ साझा कर सकता है और न्यूनतम अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए कार्बन कम से कम 2 परमाणुओं के साथ उसे साझा करना पड़ेगा, चाहे ये 2 परमाणु एक ही प्रकार के हों या अलग अलग प्रकार के हों। ठीक है, क्योंकि कार्बन 3 से ज्यादा बॉन्ड किसी के साथ नहीं बना सकता।
एक सिंगल बॉन्ड उसे खाली रखना पड़ेगा किसी अदर के लिए, माने एक साथ अपनी 3 से अधिक संयोजकता का प्रयोग कार्बन किसी दूसरे परमाणु के लिए नहीं कर सकता। चौथा जो उसकी संयोजकता है, ये चौथी संयोजकता हाइड्रोजन से, पोटेशियम से, सोडियम से या फिर किसी दूसरे मूलक से किसी के साथ भी वो करे, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर यौगिक से, किसी पार्टिकुलर एटम से या मूलक से कार्बन 3 से अधिक साझा नहीं कर सकता। तो मतलब कार्बन की संयोजकताओं को संतृप्त करने के लिए कम से कम 2 परमाणु होना आवश्यक है। लेकिन 2 परमाणु, अब मान लीजिए इधर हाइड्रोजन HCN बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड। अब HCN के साथ ये एक यौगिक बना हुआ है, लेकिन यहां पर कार्बन की ये जो संयोजकता है, ठीक है, ये संयोजकता इसके साथ 3 लगी है, एक हाइड्रोजन के साथ लगी है, और ये यौगिक, ये परमाणु कैसा है, अकार्बनिक। ठीक है, यहां तो ठीक है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, कार्बन किसी कार्बन के साथ जुड़ता है और 3 का साझा करता है, या फिर कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है 2 का साझा करता है, और कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है और केवल 1 का साझा करता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर कार्बन की इसके साथ साझा करना कोई मजबूरी नहीं है। जैसे कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ किया था, तो कार्बन अपनी संयोजकता को संतृप्त करते हुए नाइट्रोजन की संयोजकता को भी संतृप्त कर रहा था, इसलिए कार्बन की 3 संयोजकता नाइट्रोजन के साथ जुड़ी थी। ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है, क्योंकि कार्बन के द्वारा 3 साझा करने के बावजूद भी दूसरा कार्बन संतृप्त नहीं हुआ, और दूसरे कार्बन के 3 साझा करने के बावजूद भी, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बावजूद भी ये कार्बन संतृप्त नहीं हुआ। तो यहां कंडीशन दूसरी है और यहां कंडीशन दूसरी है। यहां एक एटम तो जो है वो संतृप्त हो रहा है हमारा नाइट्रोजन, लेकिन यहां पर तो कोई नहीं हो रहा है, इसलिए ये कार्बन की असंतृप्त अवस्था कहलाती है। असंतृप्त का मतलब है कि 3 से तो इसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, और कार्बन से कार्बन को जोड़ रखा है, इसलिए इनकी एनर्जी का एक विशेष डेटा ही बार बार चलेगा, क्योंकि त्रिबंध है। तो अगर ये इस तरीके की व्यवस्था कर पाए, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं फिर भी कार्बनिक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं फिर भी कार्बनिक है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं फिर भी कार्बनिक है, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो कार्बन चाहता है कि वो एकल बंध के साथ दूसरे कार्बन से जुड़े। तो इस तरीके से जब कार्बन जुड़ता है, जिसमें उसके अलग अलग बंध अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो ये उसकी संतृप्त अवस्था कहलाती है, और ये इसकी असंतृप्त अवस्था कहलाती है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं खुद ही कि असंतृप्त अवस्था 2 तरीके से हो सकती है। एक, जब कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध बना रहा हो, या फिर जब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ त्रिबंध बना रहा हो। तो इस तरीके से एलिफैटिक यौगिकों को 3 पार्ट में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले तो 2 पार्ट उसके सीधे सीधे हैं हमारे पास, कि संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। लेकिन संतृप्त यौगिक में जो असंतृप्त यौगिक हैं, उसमें असंतृप्तता 2 प्रकार की है। एक जगह द्विबंध बनाकर असंतृप्त है और एक जगह त्रिबंध बनाकर असंतृप्त है। तो इनको हम 3 वैरायटीज में बांट देते हैं। संतृप्त तो अकेले रहता ही रहता है, लेकिन जो असंतृप्त है इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। संतृप्त को हम एल्केन बोलते हैं और असंतृप्त को हम एल्कीन बोलते हैं, जिसमें 2 की संतृप्तता होती है, और दूसरे को एल्काइन बोलते हैं। देखो एल्क जो है, इसमें देखो एल्क प्लस एन, इसमें एल्क प्लस एन, अब चीजों को समझना, और इसमें एल्क प्लस आइन, ये 3 संज्ञा की गई है। तो एल्क का मतलब होता है कार्बन और उसके साथ जुड़े हुए कार्बन। इस संख्या के आधार पर उसका जो नाम बनता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अलग अलग कार्बन के लिए अलग अलग एल्क यूज होता है। ठीक है, जैसे एक के लिए एल्क है मिथ,
2 के लिए एल्क है एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। इस तरीके से जो एल्क है, ये एल्क मतलब एल्क एक कार्बन की श्रृंखला का नाम है, ठीक है। एक कार्बन अगर रहे तो एल्क के स्थान पर आप मेथ यूज करो, 2 कार्बन गिनती में आए तो एथ यूज करो, 3 कार्बन रहे तो प्रोप यूज करो। भैया भाषा एक कोड है, पहले समझ लो। ये हम परमाणु के अंदर जाकर उसकी संरचना नहीं देख रहे, ये उन परमाणुओं की में विशेष लक्षणों के आधार पर हमने उनको पहचानने का एक जरिया बना रखा है। इस जरिए को हम भाषा संप्रेषण के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को ट्रांसफर करता है, या बुक्स में ये नेम लिखे जाते हैं जिनको हमें डिकोड करके पढ़ना होता है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग का मैटर है बेटा, ठीक है। एक तरीके से शॉर्ट हैंड है ये। तो यहां पर एक विशुद्ध रूप से आप एक टेक्निकली कोड सीख रहे हो, ना कि आप केमिस्ट्री सीख रहे हो। पहली चीज तो ये ध्यान में देना, इसका आपकी केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। हाँ, केमिस्ट्री के लक्षण के आधार पर ये नाम जो है वो रखे गए ताकि आप इन्हें पहचान सकें, ठीक है। तो यहां पर इन जो एलिफैटिक यौगिक हैं, एलिफैटिक यौगिकों में कार्बन की संख्या के आधार पर इनमें एल्क शब्द पहले यूज किया जाता है। ये एल्क हमें ये बता रहा होता है कि इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन मौजूद हैं, पहला काम। अब दूसरा पार्ट जो एन है, अब 4 कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे ब्यूट, 5 होंगे तो क्या लिखोगे पेंट, 6 होंगे तो क्या लिखोगे हेक्स। ये तो आपके एल्क हो गए। ये बता रहे हैं कि किसी भी श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, प्लस एन। अगर एन है तो यहां ये बता रहा है कि कार्बन जो है वो एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और संतृप्त है। एल्क के साथ ईन है तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है। ऐसा नहीं कि सब में द्विबंध है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जितने द्विबंध रहेंगे वो नाम के साथ लिखना पड़ता है। एक द्विबंध रहेगा और किस नंबर पर है ये भी बताना पड़ता है। द्विबंध किस नंबर पर है, 1 रहेगा तो ईन, 2 रहेगा तो डाई ईन, 3 रहेगा तो ट्राई ईन, 4 बंध रहेगा तो टेट्राईन। ईन क्या है, द्विबंध का कोड है। एन क्या है, एकल बंध का कोड है, और आइन क्या है, त्रिबंध का कोड है। अब एल्क क्या है, वो कार्बन की संख्या का कोड है, और आइन जो है वो बंधों का कोड है। माने कार्बन कार्बन के साथ किसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये बताना है। अब जैसे यहां पर मान लो कार्बन है तो कार्बन के साथ एकल बंध में चाहे जो जुड़ा हो, ये मेथ, इसका एल्क जो है वो मेथ हो गया। अब एकल बंध है तो एन है, तो एकल बंध के साथ तो हाइड्रोजन इससे जुड़ा होता है, तो इस तरीके से ये मीथेन हो गया। एल्क इसका मेथ है और सभी एकल बंध से है तो ए जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे एकल बंध में मतलब एक कार्बन के लिए, मेथ के लिए कोई एल्कीन नहीं है, मेथ के लिए कोई एल्काइन नहीं है, क्योंकि एक कार्बन में कार्बन के साथ है ही नहीं कोई, तो द्विबंध त्रिबंध बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसमें 2 कार्बन हो सकते हैं कम से कम। मानी एल्कीन श्रृंखला के जो यौगिक होंगे उनकी शुरुआत 2 कार्बन से ही होती है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एल्क हमारा क्या है 2 कार्बन है तो एथ हो गया, साथ में ईन जोड़ेंगे तो एथीन हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 इसमें भी कम से कम होने चाहिए। अब इस तरीके से जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ हो गया, साथ में आइन जोड़ेंगे तो एथाइन हो जाएगा। संधि लग गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शुरुआत में सामान्य हाइड्रोकार्बनों के नामों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन की जो ये दोस्ती है ना, ये नए रंग दिखाती है, नए नए यौगिक बनाती है, और यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है कि पूछो नहीं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं ना, वो सब हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चाहे CH4 हो, चाहे C2H6 हो, ठीक है, चाहे C2H2 हो, तो अलग अलग है, लेकिन ये सभी क्या है, सभी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब यहां पे C2H4 है, ये भी, अब ये द्विबंध वाला है, ये त्रिबंध वाला है, ये एकल बंध वाले हैं, लेकिन सबके सब क्या है, कार्बन और
ये कार्बन होगा और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को हम एल्केन बोलते हैं, असंतृप्त को हम एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। जिनकी संयोजकता कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध के साथ जुड़ी होती है उन्हें एल्कीन कहते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन के साथ त्रिबंध की संयोजकता होती है उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। अब इसमें कितने द्विबंध हैं उस हिसाब से डाईइन, ट्राईइन, टेट्राईन या डाईआइन, ठीक है, या ट्राईआइन, टेट्राइन, पेंटाइन, फिर आगे ऐसे चलता रहता है। उसमें जितने भी रहेंगे उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए कि सामने वाला जो आपको सुन रहा है उसको आप कैसे बताओगे, या फिर आप किसी को लिख के दे रहे हो तो उसको कैसे लिख के दोगे। तो बड़ा सा नाम लिखो, और वो पॉसिबल नहीं होता इस तरीके से लिखने में कि आप उसकी संरचना को कैसे बताओगे। मान लो वैसे नाम तो आप बता दोगे, लेकिन संरचना कैसे बताओगे? तो संरचना बताने के लिए एक विशेष ढंग से इसे लिखना आवश्यक होता है। अब यहां पर देखो, जो असंतृप्त यौगिक होते हैं इनकी क्रियाशीलता तो बहुत होती है, क्योंकि इनके पास दूसरों से साझा करने के लिए बंद फालतू बचे होते हैं। अब आप कोई एक गेंद ले जा रहे हो, हल्की सी है, 100 ग्राम की गेंद है, आप हाथ में लेके चले जाओगे, 50 ग्राम की गेंद है, आप हाथ में लेके जा रहे हो, ठीक है। 2 गेंद मिली होती तो दोनों हाथों में लेके जाते। अब 2 गेंद नहीं मिली, 1 गेंद मिली तो दूसरा हाथ में ऐसे नीचे लगाया, तो ये तो फालतू में लगाया ना, असंतृप्त है, चलो इसी के नीचे लगा देते हैं, दोनों पे लोड बांट देते हैं, और तो कोई रीजन नहीं था, हम एक हाथ में भी लेके जा सकते थे। तो इसी तरीके से कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध से भी जुड़ा रह सकता है। बहुत सारे फर्क पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या एकल बंध और द्विबंध होने पे क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ये द्विबंध में है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, और बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सब में एक एक बंध खाली हो जाएंगे, और ये अपनी क्रियाशीलता दर्शा सकते हैं, दूसरों के साथ सक्रिय हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड है, ये अपना एक बॉन्ड तोड़ सकता है इस तरीके से, दूसरा तोड़ सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब इनके पास बॉन्ड खाली हो गए, तो अब इन खाली हुए बॉन्डों में एक एक तो पहले से ही है, अब इन खाली हुए बॉन्डों के साथ ये साझा कर सकते हैं। मान लो पहले इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, तो ऊपर नीचे ये हाइड्रोजन को या फिर किसी अन्य यौगिक को, जैसे Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से ये तोड़ सकते हैं खुद को। लेकिन जो संतृप्त यौगिक होते हैं, संतृप्त यौगिकों में तो ऑलरेडी पहले से ही सारे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े होते हैं, तो ये संतृप्त यौगिक जो है वो अक्रियाशील हो जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल रासायनिक अपक्रियाओं के प्रति उदासीनता दर्शाते हैं और रासायनिक अपक्रियाएं करने में कोई रुचि नहीं दिखाते। तो ऐसे यौगिक ऐसे यौगिकों ने अपनी एक अलग श्रृंखला बनाई है जिनमें एक हाइड्रोजन कम होता है। तो देखो यहाँ पे एल्केन जो है, इस एल्केन की एक उप श्रेणी है जिसे हम एल्किल समूह कहते हैं। और इस एल्किल समूह को हम R से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे एल्केन है हमारी, तो एल्केन क्या है, CH4 है, तो ये होगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये C2H6 है, तो ये होगा -C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5। अब यहाँ पे एल्कीन है, तो एल्कीन को अपना उपसमूह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये होगा C2H4, C3H6, C4H8, इस तरीके से इनको अपना समूह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से नाम देख सकते हैं, तो ये क्या होगा, मीथेन, ये क्या होगा, एथेन। अब यहां पे C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, ये इनके नाम हो गए। तो अब यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड C3H7, सिंगल बॉन्ड C4H9, सिंगल बॉन्ड C5H12, और यहां पर N हटाकर N जोड़ देंगे, माने एक निकल
एक जो इनका हाइड्रोजन है वो निकल गया है, ठीक है। तो ये एल्कीन समूह है। अब इसे पढ़ेंगे मेथिल, ये आपका हो गया मेथिल, ये हो गया एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। माने अब यहां पे सब एल के साथ होंगे। अब ये क्या होगा, C5H10। अब यहां पे एथीन, ये ब्यूटीन, प्रोपीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब इसी तरीके से C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। अब यहां पे ऐसे क्या लिख सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो इस तरीके से कार्बन परमाणुओं के साथ इनके नाम की शुरुआत होती है। और ये एल्कीन था और ये एल्काइन। इनका शुरुआती नाम हम पढ़ते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआत भर होती है, नाम इनसे कहीं अलग होते हैं और भी बहुत सारे कारक इनमें जुड़े होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनमें और क्या क्या कारक जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम इंक डाल लें इसमें। अब आता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह एल्केनों के व्युत्पन्न के साथ जो एल्केनों से व्युत्पन्न होते हैं, वैसे एल्केन जो है रासायनिक रूप से बहुत कम अक्रियाशील होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जब वो क्रियात्मक समूह के साथ क्रिया करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन, अपना एक हाइड्रोजन छोड़ देते हैं, तो एक हाइड्रोजन छोड़ने के बाद जो व्युत्पन्न बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न बनते हैं, जैसे CH3Cl, C2H5OH, ये एल्केनों के व्युत्पन्न हैं। तो यहां पर ये जो जुड़ रहे हैं आकर के, इन्हें क्रियात्मक समूह कहा जाता है। अब यहां पर क्या होता है, जो एल्केन है, इन एल्केनों के ये व्युत्पन्न है और इन्हें कहा जाता है एल्किल। अब इस एल्किल के साथ इस क्रियात्मक समूह का भी नाम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे OH के लिए हम एल्कोहल यूज करते हैं, ये क्रियात्मक समूह है। तो अब इसके लिए हम एल्कोहल यूज करते हैं, इसके लिए एल्किल, यानी ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, इनका नाम बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जो क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी एल्किल व्युत्पन्नों के, एल्केनों के जो व्युत्पन्न है, जो एल्किल यौगिक हैं, इन एल्किल यौगिकों की जो क्रियाशीलता है वो पूरी तरह से निर्भर करती है क्रियात्मक समूहों पर, ठीक है। तो जब एल्कीन या एल्काइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब अपने क्रियात्मक समूहों के साथ होता है, तो ये कुछ अलग ही गुण दिखाता है और इसका सारा का सारा व्यवहार क्रियात्मक समूहों पर निर्भर करता है। और ये क्रियात्मक समूह एल्कीन या एल्काइन के साथ मिलकर के एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं।
पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इसमें भी बता रहे हैं, अगर दो यौगिकों के बीच एक निश्चित संरचना का अंतर चल रहा हो, दो यौगिकों के बीच एक निश्चित संरचना का डिफरेंस चल रहा हो, अंतर चल रहा हो, तो वो एक सजातीय श्रेणी कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए CH4, C2H6, C3H8, इनके बीच जो डिफरेंस है वो CH2 का चल रहा है। इसी तरीके से दूसरी एल्कीन को ले लें तो C2H4, C3H6, C4H8, ठीक है। अब इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो CH3 का चल रहा है, तो CH2 का CH2 का डिफरेंस चल रहा है। अब मान लो इनके एल्किल व्युत्पन्न लेते हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, तो इनके बीच भी, अब ये क्या है, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनके बीच भी जो डिफरेंस चल रहा है वो CH2 का चल रहा है, यहां भी CH2 का चल रहा है। तो ये सभी सजातीय श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? सजातीय श्रेणी। जिन यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है, भूल गए, नहीं याद आ रहा है, तो दो यौगिकों के बीच एक निश्चित संरचना का अंतर हो, उन्हें सजातीय श्रेणी कहते हैं। ऐसे यौगिकों का समूह जिनके किन्हीं दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का डिफरेंस हो, उन्हें एक श्रेणी का यौगिक कहा जाता है और उन्हें एक प्रकार की श्रेणी यानी सजातीय श्रेणी कहते हैं, समान व्यवहार की श्रेणी। अब जैसे इनमें इनके गुण हैं, वो बहुत कुछ गुणों में ये एक दूसरे के साथ समानता रखते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ गुणों में समानता रखते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ गुणों में समानता रखते हैं। तो जो सजातीय श्रेणी यौगिक हैं, जो भी सजातीय श्रेणी यौगिक हैं, वो एक दूसरे के साथ गुणों में समानता करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। हाँ, इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन रासायनिक गुणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन क्रियात्मक समूहों को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। हमारे सामने बेटा क्रियात्मक समूह है और कुछ सजातीय श्रेणी बनाने वाले भी क्रियात्मक समूह हैं और कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जो कि सजातीय श्रेणियां नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यौगिक है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह मतलब वो जो क्रिया करता हो, ठीक है। जैसे काम करने वालों का समूह तो वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई करने वाले का समूह तो वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह मतलब वो समूह जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जो परमाणुओं के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान में भाग लेता है। एक रासायनिक क्रिया क्या है? एक पदार्थ से ऊर्जा का दूसरे पदार्थ में जाना, ऊर्जा का अनबैलेंस होना, ऊर्जा का डिसबैलेंस होना और फिर उसे एक अलग तरीके से बैलेंस करना, ठीक है। पहले ऊर्जा दो अलग अलग परमाणुओं में है, किसी परमाणु में उसकी क्षमता से कुछ अधिक है और किसी परमाणु में उसकी क्षमता से कुछ कम है, और इस लेन देन में जितना उसको उसके पास कम है उतना देते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास एक पेन ज्यादा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जो पेन का इतना हिस्सा ज्यादा पड़ रहा है, हमारे पास इसको रखने की जगह है, वहां पे पेन का इतना हिस्सा तो एडजस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा है, और किसी दूसरे के पास इतना कम पड़ रहा है, जगह बच गई है और इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, वो रख सकता है। अब हम इसको अगर उसे सौंपें और बिना तोड़े तो क्या होगा? हमारा थैला और उसके थैला दोनों का मुंह मिला दो, उसके थैले में, उसका जो थैला है उसमें इतनी जगह खाली पड़ी है और हमारे थैले में से ये इतना सा बाहर निकला हुआ है, तो अगर इसको उस थैले में डाल दे तो क्या हुआ? दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हुई। एक बेहद गलत एग्जाम्पल है, लेकिन आपके छोटे से मन मस्तिष्क के भीतर इस चीज को बैठाने के लिए हम आपको इसको बता रहे हैं, क्योंकि एनर्जी क्वांटीकृत है, प्रकृति की जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत है, माने E2 E3 का ट्रांसफर हो सकता है। अगर किसी के पास E की क्वांटिटी में चार्जेस या ऊर्जा Hν 2 Hν 3 Hν, ठीक है, जो भी एनर्जी है वो अगर एक तरीके से किसी एक पदार्थ के भीतर से जितना निकल सकती है दूसरा उतना नहीं ले सकता, जितना ये
ये पूरा देना नहीं चाहता, वो पूरा लेना नहीं चाहता। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, वो थोड़ा सा उसको देंगे, थोड़ा सा अपने पास रखेंगे, तो एक प्रकार की बॉन्डिंग होंगी। आपकी माइंड में एक पिक्चर बनेगी, आपके माइंड में एक चित्र बनेगा कि चीजें कैसे जुड़ रही हैं। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह है, यही वो पार्ट है जो ऊर्जा का विनिमय करता है, जो परमाणुओं के व्युत्पन्न बनाता है, माने खुद का छोड़ रहा है, दूसरे का ग्रहण कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्रियात्मक समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल माने COOH, इस तरीके की संरचना जिसमें कार्बन अपना एक बॉन्ड खाली रखे हुए है, ये क्रियात्मक समूह है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना जिसे आप एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, सिंगल बॉन्ड OH। ये जब एल्केनों के साथ जुड़ता है तो क्या बना लेता है, एल्कोहल बनाता है। सोडियम के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, क्षार बनाता है। ध्यान दीजिएगा, क्षार, एक खतरनाक क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहां पे क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। समझ रहे हो क्या, ये एल्कोहल बना रहे हैं, और उसको उसी श्रेणी के एक एल्कोहल यानी एथिनॉल का हम सेवन कर लेते हैं और उसे पचा जाते हैं, और वही NaOH आपको पचा देगा। ये क्रियात्मक समूह है। कीटोन, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ईथर, सिंगल बॉन्ड O और R। अब यहां पर देखिए, R जो है वो एल्किल समूह है। R जो है वो एल्किल समूह है। CH4 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये C2H5OH एक संरचना थी, इसको तो आप जानते हो क्या है, एल्कोहल है। अब यहां पर ये हाइड्रोजन हट गया तो ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड यहां बच गया, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड यहां बच गया, सिंगल बॉन्ड O, अब सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, ये इस तरीके की संरचना है। ठीक है, अब यहां पर ये किसी एल्केन को जोड़ लेता है पहले से जहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था इसे हटा करके ये ऑक्सीजन किसी एल्केन को ही जोड़ लेता है और एल्किल समूह के रूप में उसे अपने साथ। तो ये संरचना क्या कहलाएगी, ईथर कहलाने लगी। माने एल्कोहल ने अपना हाइड्रोजन त्यागा और यहां पर किसी एल्केन को जोड़ लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ईथर। इसीलिए यहां इसको भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को भी क्या कहा गया है, क्रियात्मक समूह कहा गया है, क्योंकि वो भी जुड़ करके एक नई संरचना दे देता है। माने पहले से ही एक जुड़ा बैठा था, जैसे मान लीजिए पहले से CH3 माने CH4 बना, CH3 अपना हाइड्रोजन त्यागा और यहां पर OH बना लिया। ठीक है, अब ये साथ साथ आए थे, देखिए ये साथ साथ आए, पहले क्या था, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, अब 4 में से एक को निकाल दिया और यहां पे जोड़ दिया OH। अब ये एक नई संरचना बना ली, इसलिए इसके अंदर नया गुण आ गया। देखिए अब इस तरीके से इसके अंदर नया गुण आ गया। अब इसने क्या किया, ये साथ आए थे, अब कार्बन ने क्या किया, इसके साथी को हटा दिया। अब यहां पे ये ऐसे घूम रहे हैं, अब यहां पे इस हाइड्रोजन को रिमूव करके फिर अपने जैसा एक साथी जोड़ लिया, डाइमेथिल ईथर बन गया। इसका गुण अलग, इसका अलग और इसका अलग, तो अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एथेनॉल का ही, एल्कोहल का ही एक व्युत्पन्न ये भी माना जा सकता है। जो ईथर है ये एल्कोहल का एक व्युत्पन्न माना जा सकता है कि एल्कोहल से बन रहा है। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि एल्कोहल से ईथर कैसे बना सकते हैं। ये एस्टर है, COOR। ठीक है, यहाँ पे कार्बन अपने सिंगल बॉन्ड के साथ है और यहाँ पे COOR, यहाँ किसी एल्केन को ये अपने साथ जोड़ेगा। अब ये जो है एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है, आगे बताएंगे आपको। नाइट्रो यौगिक सिंगल बॉन्ड NO2, एमीन सिंगल बॉन्ड NH2, एमाइड सिंगल बॉन्ड CONH2 और हेलोजन यौगिक, इन्हें प्रतिस्थापी भी कहा जाता है। ये क्रियात्मक समूह तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ इन्हें प्रतिस्थापी भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी ना किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके ही उसका स्थान ग्रहण करती है। ठीक है, तो इतना आप सब आज जाने। अब क्रियात्मक समूहों का स्पेशलाइजेशन कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयार कीजिए 5 नंबर नामकरण पर, और साथ में आपका ज्ञान आगे की पढ़ाई के लिए जो बहुत जरूरी है। जब आपको नाम ही पता नहीं होगा तो केमिस्ट्री क्या खा खाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।